मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार अपने मुद्दों को समझाने में पूर्णतः कामयाब होगा और इस सरकार को हटा लेगा भाजपा को। कृषि प्रधान देश से भाजपा मजदूर प्रधान देश बनाना चाहती है। जब हर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा, टीबी से पीड़ित होगा, आप बैठे हो, प्लेटलेट्स घटेंगी, तीसरे दिन आप मर जाओगे, तो फिर प्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? प्रभु के दर्शन का आनंद भी तभी होगा जब आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी। वो किसान छोटे किसान थे, 20-25 बीघे की ज़मीन वाले, तो वो बोलने लगे कि भाई अब तो हमें जो है किसानी छोड़ के कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। तो भाजपा यही चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी शंकर मिश्र। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और अब सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव के लिए जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं और पार्टियों की जो तेज़ी है, जिस तरह की रणनीतियां बन रही हैं, नए नए उसमें चुनाव में अपनी साठगांठ बनाने की कोशिश हो रही है। पूरी कोशिश यही है कि सत्ता किसके हाथ लगेगा। इस समय युवा नेता समाजवादी पार्टी के पुष्पक ढिल्लों, जो अमरोहा संसदीय सीट से आते हैं, वो हमारे साथ में हैं। हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की तो बात होगी ही, साथ में बात ये भी होगी कि क्या कुछ उनको नज़रिया दिख रहा है लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में। काफ़ी स्वागत है आपका। पुष्पक जी, जब बात होती है समाजवादी पार्टी की और ख़ास करके यूपी में सबसे बड़े अगर क्षेत्रीय पार्टियों की जब बात होती है तो उसमें समाजवादी पार्टी, आपने उसको ज्वाइन किया एक युवा नेता के रूप में। आपकी क्या सोच थी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे? एक थोड़ा सा इस पर अपना विचार रखें। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट बोलना चाहूँगा कि मुझे देश की लीडरशिप में एक अकेले नेता श्री अखिलेश यादव जी ऐसे नज़र आए जो 3 चीज़ों पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस रहा अपनी पूरे राजनीति में: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और ये बेस है, मतलब इसके लिए यूथ हो, मतलब किसी भी मतलब तबके का कोई वर्ग हो, उन्होंने जो काम सरकार रहते किए वो अपने आप में एक मिसाल बने देश के लिए। उसमें जो है आपका एक डायल 100 था जी, 1090 था। मतलब जो सोच उनकी, एक बात होती है ना कि व्यक्ति की सोच उसका व्यक्तित्व दिखाता है, तो अपराध के खिलाफ जो उनकी सोच थी, किसी प्रदेश के मुखिया की आज तक इतनी बेहतरीन सोच नहीं रही। मतलब अपराध की कमर तोड़ना ही डायल 100 था कि अगर कहीं कोई क्राइम हो जाए और 10-15 मिनट में पुलिस रेस्पॉन्स सिस्टम अपना दे दे और उसकी मॉनिटरिंग सीधे लखनऊ से हो, मतलब किसी थाने से उसको कोई टच नहीं रखा गया, वो सीधा कनेक्टिविटी उसकी लखनऊ से रही कि ताकि कोई हस्तक्षेप ना रहे। अगर सड़क पर किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो आप तुरंत एक नंबर मिलाओ, वहाँ पुलिस आएगी, उस समस्या का समाधान होगा। उसके बाद में महिलाओं के लिए कितनी अच्छी सोच थी, मतलब कहाँ, मतलब इतनी ज़्यादा प्रताड़ित होती थी महिलाएं, बहनें हों, कोई भी, उन्हें एक फ्री, मतलब एक उनकी सोच को बढ़ाने के लिए एक नंबर दिया गया कि भाई कोई दिक्कत हो आप तुरंत इस नंबर पर फ़ोन करो और आपकी समस्या का सोल्यूशन होगा। हेल्थ के लिए इतना बड़ा काम था ये कि एम्बुलेंस, शहर में लोग हिचकिचाते थे उस दौर में, गांव उन्होंने एम्बुलेंस भिजवा दी। और आप अब एजुकेशन सेक्टर में जाइए, लैपटॉप कभी मतलब ये ऐसा लगता था, मतलब हमारे पास, मेरे व्यक्तिगत बिल्कुल सही, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। उस दौर में उन्होंने लैपटॉप बांट दिया जब लैपटॉप का महत्व होता था। अब तो खैर एक आम चीज़ होगी, एक फ़ोन है वो लैपटॉप का ही रूप ले चुका है, लेकिन तब एक ज़रूरत थी, उससे बहुत रोज़गार आदमी बना सकता था। एक युवा बहुत काफ़ी हद तक अपने लिए बहुत कुछ कर सकता था, तो एक विज़न था। अब एक चीज़ आप देखो, आज की तारीख में 7 साल के अप्रोक्स स्टेट गवर्नमेंट को हो गया और तीसरा टर्म अब इलेक्शन का सेंट्रल का आ रहा है। आप ये देखिए 2016 के समथिंग, शायद मेरे हिसाब से 16 ही थी वो, तो एक गांव था कन्नौज में, उसको पूरा सोलराइज कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हटा के पूरा सोलर पे, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी कर दी। अब आज वो काम करा हुआ, आज आप देखिए गांव में अगर आप जाएंगे ना तो सबसे, और गांव के आप शहर में भी जाएंगे तो लोगों का बिजली से मतलब जो है मोह भंग हो रहा है। उसका रीज़न है बिजली महंगी हो रही है, लोग सोलर पैनल पर जा रहे हैं। मतलब एक काम आप ये नहीं बता पाएंगे 7 साल में भाजपा का, मतलब भाजपा ये नहीं बता पाएगी कि उन्होंने कुछ अप्रत्याशित ऐसा कर दिया धर्म की राजनीति के अलावा। बस एक ये बात तो बोल सकते हैं। बाकी आप देखो हेल्थ सेक्टर में स्थिति इतनी दयनीय है। मैं अमरोहा लोकसभा से हूँ, मेरी लोकसभा अमरोहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी पड़ती है धनोरा। मेरे बराबर में गांव पड़ता है, 28 से 30 लोग ख़त्म हो गए अभी लास्ट। अच्छा। एक गांव मेरी लोकसभा में पड़ता है सूदनपुर,
एक खादगुजर का मैं बता रहा था, मेरे गांव के बराबर वाला है, उसमें 35 के समथिंग लोग ख़त्म हुए। कभी 10 से 15 साल पहले क्या ये नेशनल न्यूज़ बनने की होती थी कि कहीं कोई महामारी आई, 30-35 लोग एक साथ ख़त्म हो गए, तो मतलब नेशनल चैनल पे ये न्यूज़ चलती थी। अब एक लोकसभा के एक गांव में, 2 गांव में, 5 गांव में इस तरीके से लोग मरे, कहीं कोई डिस्कस नहीं है। मतलब हेल्थ इश्यूज़ पे ये सरकार बिल्कुल फेल है। और आज व्यक्ति को ये मतलब पता नहीं है कि मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरे साथ क्या हो जाए, आपके साथ क्या हो जाए। इस स्थिति पर, इस कंडीशन में हेल्थ आ चुकी है। मतलब फूड पॉलिसी बिल्कुल जीरो है। आप क्या खा रहे हैं, उससे आपको क्या नुकसान होना है, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन आज आप रेशियो निकालेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर आप गांव और शहर के आंकड़े निकालेंगे तो एक गांव में हर साल कम से कम 3 से 4 लोग कैंसर से मर रहे हैं। और ये साल भी मैं ज़्यादा बड़ा रेशियो बता रहा हूँ, हो सकता है हर तीसरे चौथे महीने में एक बुज़ुर्ग या एक 40-45 साल का व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होकर मर रहा है। आज तक एक स्टेटमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री का भी आया इसको लेके? आज तक कभी नहीं आया। फूड पॉलिसी कोई नहीं है हमारे देश की। आप जो चाहें, जिस होटल पर चाहें, जो खिला दे, वो कोई दिक्कत हो जाए आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें थी ना, मतलब अखिलेश सर के अंदर अगर कभी मौका मिले मतलब ये डिस्कशन का, और ये डिस्कस उनसे हो जाए तो मतलब उनके दिल से यही चीज़ें निकलती हैं। मतलब उनकी पॉलिटिक्स ही इसका बेस ही ये है। तो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसमें आप क्या देख रहे हैं समाजवादी पार्टी को? क्योंकि आपने कहा कि अखिलेश यादव ने ये सारी चीज़ें की थी जो यूपी की जनता भी उन चीज़ों को जानती है, लेकिन जो चुनाव है सामने आपके, उसको क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिहाज से? मैं अभी परसों इंटरव्यू सुन रहा था, कल भी मैंने सुना, परसों भी सुना, उससे पहले भी था। तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। और ये इसमें कोई डाउट भी नहीं है। अगर यूपी में मेहनत सब पूरा इंडिया गठबंधन नहीं करता है तो संभव नहीं है कि भाजपा हटे। तो सबसे ज़्यादा फोकस यूपी में रहना चाहिए और सीटों का बंटवारा भी इसी तरीके से होना चाहिए। मुझे लगता है जहाँ जो पार्टी मजबूत है उसको सीट मिलनी चाहिए। यहाँ पे आपने गठबंधन की बात कर दी, अभी विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ पे गठबंधन उस तरीके से एक दूसरे का साथ देता हुआ नहीं दिखा। और अभी जो मीटिंग्स भी हुई हैं उसमें भी तेवर सबके अलग अलग दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि यूपी में वो चीज़ें सुलझ जाएंगी? गठबंधन तो हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सीटों के बंटवारे, हाँ, सीटों के बंटवारे में भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। लेकिन विधानसभा इलेक्शन में जैसे लास्ट मोमेंट पे ये चीज़ डिक्लेयर हुई कि भाई ये सेंट्रल के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, तो इसका मुझे लगता है लॉस हुआ। ये मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे। अगर ये गठबंधन के तौर पे विधानसभा लड़ा जाता तो मुझे लगता है परिणाम शायद कुछ और होते। अगर 2024 लोकसभा की बात करूं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बनाम पीएम मोदी, ऐसा भी कुछ सीन हो सकता है यूपी खासकर सबसे बड़ा आपका? नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ना ही मुझे अब तक कोई ऐसा लगा है कि सर का कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो इस विषय में। उनका उद्देश्य है सिर्फ कि एक अच्छी सरकार बने जिसका ध्यान शिक्षा की ओर हो, स्वास्थ्य की ओर हो, रोजगार की ओर हो, यूथ की तरफ हो। और जो मुझे लगता है अखिलेश यादव अक्सर जो बातें करते हैं, लोगों की बातें उतर के तमाम इस तरह के आंदोलन करना, लोगों के बीच में जाना, लेकिन वो जो आप परसेप्शन की बात अभी हम लोग के बीच हो रही थी कि एक परसेप्शन बीजेपी को लेकर बना हुआ है, उसका थोड़ा फ़ायदा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो चीज़ें टूटेंगी इस चुनाव के साथ? एक्चुअल में ना एक समय होता है हर चीज़ का। अब भाजपा के पास मशीनरी हैं, उसके पास शासन प्रशासन सब, मतलब सभी कुछ भाजपा का है। उसके विपरीत जाके फिर अब एक हद तक सबको संतुष्ट करना, तो उसके लिए एक समय की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है शायद अब वो समय आ चुका है। आपने मशीनरी की बात की तो ईवीएम पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ईवीएम में खेल हो सकता है या हो रहा है? देखिए, मेरा इसमें सिंपल सा कहना है कि जो मशीन एक मनुष्य तैयार करता है और मनुष्य जिस चीज़ को तैयार करता है उसमें सब कुछ हो सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो ईवीएम में भी नो डाउट हो सकता है, लेकिन उसके लिए जैसा अभी इंडिया गठबंधन ने जो है कल ये बात रखी है चुनाव आयोग के समक्ष कि वीवीपैट की पर्चियों से वो पर्ची निकलें और उसको जो है अलग बक्से में बंद किया जाए, तो ये बेटर ऑप्शन, मतलब एक अच्छा सुझाव है और इस पर तो चुनाव आयोग को मानना चाहिए। अगर वो
बैलेट से चुनाव नहीं भी करा रहे हैं तो वो पर्चियाँ एक तरफ चली जाएंगी तो उससे काउंटिंग हो जाएगी, तो कोई दिक्कत मुझे लगता होनी चाहिए फिर। मतलब आपको लगता है वीवीपैट की पर्चियों को ही नहीं, बहुत ज़रूरी है, नहीं वो ज़रूरी है कि लोकसभा चुनाव में उसको इम्प्लीमेंट किया यस जाए। यस यस यस। अच्छा, अमरोहा सीट की बात कर लेते हैं। अगर आपको समाजवादी पार्टी वहां से मौका देती है तो फिर आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप वहां के लिए करेंगे? और ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि अमरोहा को लेकर एक बात ये भी रहती है कि वहां बाहरी लोग बहुत दिनों से लगातार बाहरी प्रत्याशी ही आते हैं, तो क्या वहां पे जो लोकल प्रत्याशी हैं क्या वो उस स्तर के नहीं है कि उनके बारे में नहीं सोच रही है? और अगर पार्टी आपको सोचती है तो आपके लिए क्या क्या आपने सोचा है, क्या प्राथमिकताएं हैं? ये बड़ा मज़ेदार प्रश्न है आपका। ये थोड़ा मैं दुर्भाग्य बोलूँगा कि लगातार अमरोहा से बाहर के सांसद बनते हैं और बनने के बाद में फिर बाहरी हो भी जाते हैं। अभी हमारे यहाँ जो सांसद हैं वो भी 5 साल में शायद 10-15 बार आ गए हों, मतलब काम के लिए तो कभी नहीं आए होंगे, फीता काटने के लिए आए हों तो बात अलग है। उनसे पहले जो सांसद भाजपा के बने थे उनके साथ भी ये स्थिति थी। तो हाँ, ये बड़ा मुद्दा है और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सांसद जो है कोई भी प्रत्याशी हो वो लोकल का होना चाहिए, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरे लिए मतलब यही प्रायोरिटी है। मैं एक मतलब मेरी व्यक्तिगत ये धारणा है कि कभी भी आप विधानसभा लड़ो, जीतो, सांसद लड़ो, तो आपको एक मद मिलता है, निधि मिलती है। उस निधि का उपयोग हम लोग सड़क, लाइट और आपके शेड वगैरह बनाने में सब खर्च कर देते हैं। मुझे ये अनावश्यक लगता है। एक सांसद या एक विधायक की इतनी क्षमता होती है कि वो अपने क्षेत्र की सड़क बिना निधि के बनवाने में सक्षम होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना होता है। अगर शासन प्रशासन पे वो इतना दबाव नहीं बना सकता तो मैं उसे कोई सांसद विधायक नहीं मानता, क्योंकि एक विधायक जब चुन के आता है तो वो 3-3.5 लाख अप्रोक्स जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग होते हैं जो उसे वोट करते हैं, और अगर वो 1000 या 2000 लोग अपने साथ लेकर कलेक्ट्रेट पे पहुंच कर अपना काम कराने की क्षमता न रखे, सिर्फ 1 या 2 बार उसे ये काम करना है, फिर मुझे लगता 5 साल उसे रिपीट करने की जरूरत होगी। यही सांसद के साथ है। अब अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम नेता ऐसे होंगे चुने हुए जो अपनी निधि को शिक्षा या स्वास्थ्य पर खर्च करते होंगे। मतलब मोस्ट प्रोबली या तो निधि खर्च नहीं होगी, और खर्च यदि होगी तो उनका खर्चा जाएगा कि ये रोड बनानी है हमें, ये यहाँ साहब सोलर पैनल लगना है, यहाँ ये लाइट लगनी है, और यहाँ ये टीन शेड लग वो यात्री स्टैंड का वो बनना है। ये सब चीज़ें तो बड़ा छोटा पार्ट है, ये आप बिना निधि के भी करा सकते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा पहला लक्ष्य यही है कि मेरी निधि टोटल जितनी मेरी निधि हो वो शिक्षा में जाए और स्वास्थ्य में जाए। आज भी लोकसभा के अंदर हमारे यहाँ अगर अच्छा किसी को MRI कराना है, CT कराना है तो मुरादाबाद आएगा। ये सुविधा नहीं है हमारे यहाँ अमरोहा में अभी तक। तो क्यों ना हम अपनी निधि का सदुपयोग इसमें करें, क्यों ना कम से कम एक ज़िले में हम एक मुख्यालय ऐसा बना लें जहाँ बच्चों की एजुकेशन की व्यवस्था हो जाए। आज भी दिल्ली जा रहे हैं लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो मेरा पूरा फोकस इस ओर रहेगा। तीसरा रोज़गार है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया होता है गजरोला, मतलब वहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। आज तक मुझे लगता है किसी विधायक या सांसद ने इस चीज़ को लेकर पैरवी वहाँ की होगी कि भाई आप बाहर के लोग को ये नौकरी दे रहे हो, लोकल के लोग को क्यों? भाई जिसका जो एजुकेशन है उसे उस वहाँ उतना रोज़गार मिलना चाहिए। जब हमारे यहाँ वो चीज़ है तो बाहर का आदमी वहाँ काम क्यों करेगा? तो सबसे बड़ा फोकस मेरा इन 3 चीज़ों पर रहेगा। तो आपका मेन फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे रहेगा। Yes. एक चीज़ मैं और भी जानना चाह रहा था कि ये इन बातों को हमेशा कहा जाता है कि वास्तव में जनता से जुड़े हुए यही मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। चुनाव में इन पे ही बात होनी चाहिए, लेकिन इन पे बात ना होके जब चुनाव आता है तो मुद्दे धर्म और उस तरफ चले जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है? और फिर उसके बाद से बीजेपी की ही वापसी भी हो जाती है। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट जो दिख रहा है कि जो मेन मुद्दे हैं जनता के वो पीछे छूट जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये मतलब इस चीज़ के गैप को ना कम करने के लिए समय की ज़रूरत थी, वो समय अब आ चुका है। मैं अभी हमारे यहाँ कैलसा जगह पड़ती है तो वहाँ बैठा था, तो वहाँ किसान थे, वो किसान छोटे किसान थे 20-25 बीघे की ज़मीन वाले, तो वो बोलने लगे कि भाई अब तो हमें जो है किसानी छोड़ के कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। तो भाजपा यही चाहती है, कृषि प्रधान देश से भाजपा मजदूर प्रधान देश बनाना चाहती है।
इसीलिए अडानी और अंबानी जैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मिडिल क्लास को ख़त्म करके बिल्कुल ये लोअर पे ला रहे हैं। इनका सीधा उद्देश्य है कि भाई किसान अपनी किसानी छोड़ दे। किसान पे क्या होता था, सबसे समृद्ध एक कौम होती थी, सुखी, वो थी किसान। वो इसलिए थी कि घी, दूध, तेल सब घर का था, अच्छा खाते थे। एजुकेशन का इतना बड़ा कोई प्रेशर नहीं था कि बहुत बड़ा दबाव शिक्षा को लेके होता। प्राइमरी में पढ़ते थे, बराबर के इंटर कॉलेज में पढ़ लिए। अब आप शिक्षा को लेकर इतना महंगा करते जा रहे हैं और उसे सहूलियत कहाँ दे रहे हैं भाई। अब कंपटीशन ये है कि एक बच्चा आपने पैदा किया तो वो बेटा आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब वो 4-5 साल का होगा तो बोलेगा पापा मुझे उस स्कूल में जाना है। अब उस स्कूल में जाने के लिए उसे फिर काम करना है भाई। कृषि में उसके लिए इतनी बचत नहीं है। यही मतलब ये वो रीज़न है सबसे, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। ये वो रीज़न है कि जहाँ से आप, जब एक बच्चे ने एक पिता से ये रिक्वायरमेंट रख दी कि पापा मुझे इस स्कूल में जाना है, तो उस किसानी के अलावा फिर उस किसानी को छोड़ के कहीं और दिमाग लगाएगा। या तो आप, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि आपको शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ों में बहुत राहत देनी चाहिए आम आदमी को। अगर ये राहत आप दे देंगे तो पेट तो सब पाल ही लेंगे, मतलब फिर कोई दिक्कत मुझे लगता होनी चाहिए, और इस पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो इन मुद्दों पे 2024 का चुनाव आएगा, आप गारंटी दे सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इन मुद्दों को लेकर ज़्यादा आप लोग उतरेंगे और इन मुद्दों पे ज़्यादा बातें होंगी इस चुनाव? इन मुद्दों की गारंटी सिर्फ समाजवादी ही देगी और ये इंडिया गठबंधन देगा, क्योंकि इन लोगों के ये मुद्दे हैं। जब आपका जीवन ही नहीं बचेगा तो आप प्रभु श्री राम के दर्शन करके क्या करेंगे? जब हर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा, टीबी से पीड़ित होगा, आप बैठे हो, प्लेटलेट्स घटेंगी, तीसरे दिन आप मर जाओगे, तो फिर प्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? प्रभु के दर्शन का आनंद भी तभी होगा जब आपका अच्छा स्वास्थ्य होगा, अच्छी शिक्षा होगी। आप मानेंगे नहीं मेरी बात? तो अब ये कह के सिर्फ मंदिर बनेगा, प्रभु श्री राम पशु पक्षी ईश्वर, मतलब जहाँ जहाँ सांसें हैं सबके रोम रोम में, मतलब हमारे राम हैं, उनके अल्लाह हैं, सब में वास करते हैं। तो इसको लेकर मुद्दा बना के पब्लिक को भ्रमित करना, ये एक गलत पार्ट है। राम मंदिर का असली आनंद प्रभु श्री राम का दर्शन का तभी है जब हम एक अच्छा स्वास्थ्य लेकर जीवन यापन करें, हम पे अच्छा रोज़गार हो। मैंने उससे किसान से बोला, मैंने कहा भाई आप तो कहाँ परेशान हो, आप अब जनवरी में मंदिर तैयार है प्रभु के दर्शन करना, कि भाई हम तो घर ही प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अब जब हम पे हमारी स्थिति अब ये आ चुकी है कि अब मतलब हमें ये सोचना पड़ रहा है रोज़गार के लिए पहली बार जीवन में कि भाई हम कोई प्राइवेट सेक्टर में अब नौकरी कर लें। तो इनका काम ही ये है कि प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ मजदूर बंधुआ लोगों को बनाना है सबको, बाकी कुछ करना नहीं है। कुल मिला के 2024 का चुनाव आप क्या देख रहे हैं, खास करके अगर यूपी की भी बात करें और पूरे देश के परिदृश्य पे क्या आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार अपने मुद्दों को समझाने में पूर्णतः कामयाब होगा और इस सरकार को हटा लेगा, भाजपा को। अच्छा, इंडिया गठबंधन पूर्णतः कामयाब होगा और इस सरकार को हटाएगा। समाजवादी पार्टी की नीतियों की आपने बात की, और अमरोहा सीट से आपके दिल में क्या चीज़ें हैं, अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है तो क्या क्या चीज़ें करेंगे, वो सारी बातें भी आपने सुनी। और ये एक बात है कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर इंडिया गठबंधन किस तरीके से बीजेपी के जो विजयी रथ है उसको रोकने की कोशिश करेगी, उस बारे में भी आपने कहा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।